नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। और अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कच्चे तेल की कीमतों में जारी है उछाल। $97 के करीब पहुंचे ब्रेंट के लेवल्स। तो WTI में 89 के ऊपर कारोबार। चीन में कोरोना सख्ती में थोड़ी ढील और मांग बढ़ने की उम्मीद से चढ़े भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव में आए सोना चांदी। कॉमेक्स पर 2.5 महीने से नीचे फिसले भाव, लेकिन MCX पर सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी। भाव 52,500 के पार। चीन के कोरोना नियमों में ढील और क्वारंटाइन अवधि घटाने से बड़ी बेस मेटल्स की चमक। MCX पर 2% से ज्यादा उछला जिंक। एल्यूमिनियम भी 210 के पार, तो LME पर करीब 14% चढ़ा निकल। NCDX पर गुआर पैक में लगातार चौथे हफ्ते तेजी। 11,000 के करीब पहुंचे गुआर गम के भाव, तो गुआर सीड भी 5400 के करीब। एक्सपोर्ट मांग में तेजी से कीमतों में जारी है उछाल। और एक ही दिन में करीब 4% लुढ़का पाम तेल का भाव। मलेशिया में 4150 रिंगिट के नीचे फिसले दाम। शिकागो में सोयाबीन 1445 के नीचे आए। स्टॉक बढ़ने और मांग में गिरावट ने बनाया कीमतों पर दबाव। अच्छी खासी उठापटक यहां पर बाजार में देखने को मिली है। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त GM सरसों पर जब से GEAC ने सिफारिशें जारी की हैं, तब से इस पर घमासान डिबेट जारी है। सरकार को विरोधी पक्ष दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में हैं। मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। लेकिन ऐसा क्या है कि एक पक्ष इसकी खेती का जमकर विरोध कर रहा है? क्या उनके तर्क सही हैं या बेबुनियादी? और क्या सिर्फ GM सरसों की एकमात्र फसल है जिसकी देश में खेती की बात की जा रही है? हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़े हैं विजय सॉल्वेक्स के MD विजय डेटा और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री के ट्रेड के प्रेसिडेंट बाबूलाल डाटा। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। और आपको बता दें कि GM की जो फसलें हैं वो सबसे पहले यहाँ पर कॉटन में यहाँ पर शुरुआत हुई थी 2000-2003 के आसपास। उसके बाद काफ़ी सारी फसलों में यहाँ पर बात भी की जा रही है। बात इन सब चीज़ों की भी की जा रही है कि जो इम्पोर्ट भारत में होता है उसमें कितना GM है। तो क्लियरली काफ़ी हद तक जो खाने के तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आते हैं वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। तो कितना क्या तर्क है यहाँ पर इंडस्ट्री का, वो समझने की कोशिश करेंगे। विजय जी, आपसे ही पहले शुरुआत करेंगे। आप सबसे पहले इस खबर को कैसे देखते हैं और क्या इम्पैक्ट इसका इंडस्ट्री पे रह सकता है? मनीषा जी, पिछले 20 साल से हम लोग लगातार तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। 25 साल से कर रहे हैं। 20 साल से थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा है, हर साल ही बढ़ता जा रहा है। और ऑलमोस्ट 60-65% हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ गई है, हो गई है इस समय। और आवश्यकता है कि हम लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल दिया है आत्मनिर्भरता का, मेक इन इंडिया का कॉल दिया है। उसके तहत देश में तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। और GM को जो परमिशन मिली है ये सही कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। ओके, किस तरह का उत्पादन बढ़ता हुआ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं? एज ऑफ नाउ क्या उत्पादन है और किस तरह की अवेलेबिलिटी आप टोटली बनता हुआ देखेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट को किसी भी सीट पे रोक नहीं लगानी चाहिए। सारे सीट्स खोल देने चाहिए, क्योंकि बात यह है कि वर्ल्ड में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 2/3 और हाफ और कई जगह तो 1/3 है। तो वो बहुत कम है और उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी तरह के GM, BT, जिस तरीके की सीट है, 20 साल पहले कॉटन में शुरू कर दिया गया था। उसके बाद किसी वजह से ये बात लटक गई थी और जब हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए तब गवर्नमेंट ने जाके कदम उठाया है। मेरा तो आइडिया ये है कि GM मस्टर्ड के अलावा और भी जो भी GM या BT जो भी सीड्स हैं, ऑयल सीड्स है, सबकी परमिशन देनी चाहिए ताकि हम 5-7 साल में देश को आत्मनिर्भर बना सकें। ओके, जिस तरह का हेसिटेशन है विजय जी एज ऑफ नाउ मार्केट्स में, स्पेशली जब लोग ऑर्गेनिक की तरफ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आपको लगता है जो थोड़ा बहुत हेसिटेंसी है, जो थोड़ा बहुत विरोध है, वो GM के अगेंस्ट में उसको करके है? देखिए, मेरा मानना ये है कि GM फूड खाने पे इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है। पहली बात मैं बता दूं सेफ्टी रेगुलेटर के हिसाब से। नहीं तो इंडिया में वो ही बात है कि हम विदेशों में तो इंपोर्ट कर रहे हैं GM को लगातार, और हम इंडिया में पैदा ना करें।
फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर का सपना कैसे पूरा होगा। मेरे ख्याल से ये विरोध करने का लॉजिक ही बिल्कुल गलत है और ये विरोध इन लोगों को विड्रॉ कर लेना चाहिए और गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए। जीएम जितनी जल्दी देश में आएगा उतनी जल्दी ही हम लोग देश में उत्पादन बढ़ा पाएंगे। किसानों की आय भी डबल करने की जो बात है, दुगनी नहीं इससे ज्यादा और बढ़ेगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन डबल होगा तो ऑब्वियसली उत्पादन और उसकी लागत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी और सभी किसानों को फायदा भी होगा। विजय जी, एज ऑफ नाउ इनपुट कॉस्ट मस्टर्ड की हम क्या देखते हैं? क्या जीएम में उसकी कमी आएगी यहाँ पर? क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी हद तक अगर सूखा भी है या जैसा भी अगर मौसम में भी कोई प्रॉब्लम है तो जीएम क्रॉप्स बेहतर करती हैं। जीएम क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती। जीएम की जो फसलें होती हैं उनका ईल्ड यहाँ पर ज़्यादा निकल के आता है। कैसे आप इनपुट कॉस्ट के लिहाज से कैसे एज अ किसान इसके उत्पादन के तरीके को देखते हैं आप? देखिए, बात क्या है कि जो भी बीमारी लगने का डर रहता है, चाहे कीड़े लगने का हो, चाहे व्हाइट रस्ट का हो, चाहे सर्दी गर्मी का हो, उन सबसे रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है जीएम आने के बाद जी। उसको ऐसे प्रोडक्टिविटी जनरल एक थंब रूल के हिसाब से 25-30% बढ़ती है। हम लोग सॉल्वेंट एसोसिएशन की तरफ से 4-5 साल से मस्टर्ड के मॉडल फार्म्स लगा रहे हैं। उसमें हमने एग्जिस्टिंग सीड से ही 20-30% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज देखा है और जो हम गोल लेके चल रहे हैं, हमको डबल प्रोडक्शन करना है, तो 25-30% इस तरीके से जीएम आने के बाद बढ़ेगा और 25-30% का हम खुद पोटेंशियल देख रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल फार्म्स में। हमने ही देखा है, हमारे लगातार मॉडल फार्म्स हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने 200 से शुरू किया था, इस साल हम 1500 क्रॉस कर चुके हैं पूरे इंडिया में। हमने राजस्थान से शुरू किया था, फिर एमपी गए, इस साल पंजाब और यूपी में भी हमने शुरू कर दिया मस्टर्ड मॉडल फार्म्स। प्रोडक्शन डबल होने के बहुत अच्छी चांसेज हैं और जीएम को जितनी जल्दी गवर्नमेंट चालू कर देगी उतना ही अच्छा रहेगा। ऑल राइट, एब्सोल्युटली प्रोडक्शन यहाँ पर डबल हो सकती है। मॉडल फार्म्स पे ऑलरेडी यहाँ पर काम हो रहा है और अगर ये आ जाता है तो सेल्फ सफिशिएंसी भारत को 5 से 7 सालों में यहाँ पर अचीवमेंट हम आता हुआ देख सकते हैं। बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल जी, आप कैसे देखते हैं जीएम मस्टर्ड की जो हामी मिली है, जो हाँ मिली है यहाँ पर भारतीय बाजारों में, और आप कैसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर? बाबूलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, रही है। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि जीएम मस्टर्ड का जो यहाँ यस मिला है यहाँ पर, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से? जीएम मस्टर्ड सीड जी, जीएम मस्टर्ड सीड के बारे में जो पैदावार तो निश्चित रूप से जो और लोग कह रहे हैं पैदावार बढ़ेगी, डबल हो जाएगी जी। लेकिन हिंदुस्तान के पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी रहेगी? लोगों को पंजेंट ऑयल चाहिए, वो ये सीड पंजेंट वाला बनाएंगे या विदेशी कनोला वाला रैपसीड वाला वो बनाएंगे? स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक रहेगा? क्योंकि आज से 12 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया था तो ये बात कही गई थी ये ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये ठीक रहेगा। इसके ऊपर अच्छे तरीके से रिसर्च होनी चाहिए, आम आदमियों की राय ली जानी चाहिए। जो पंजेंट ऑयल बनाते हैं वो सब लोग ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर इसकी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जीएम सीड देश में नहीं आना चाहिए, हमारा जो सीड है उसी की पैदावार बढ़ाई जानी चाहिए। आम लोग इसके खिलाफ हैं। एक क्या चीजें जो यहाँ पर बाबूलाल जी ने रेज करी हैं विजय जी, एनवायरनमेंट और पंजेंसी को लेके, क्वालिटी को लेकर यहाँ पर काफी कुछ बातचीत थी, उसको कैसे टैकल किया जा रहा है? एनवायरनमेंट का मैं आपको बता दूं, 74 में कनाडा ने कनोला का जीएम और बीटी कनोला का प्रोडक्शन शुरू किया था। उसके बाद से अभी सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है, वहां का एरिया भी 5-7 गुना बढ़ गया है पिछले 40 सालों में। और दूसरा, बी कीपिंग के बारे में भी, हनी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स ने कहा था कि सब मधुमक्खियों को बहुत नुकसान हो जाता है, उसकी भी यूनिट्स वहां पे डबल हो गई हैं पिछले 40 सालों में। एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो यूरोप और अमेरिका में मोस्टली हम जितना भी तेल इंपोर्टेड खा रहे हैं, जीएम फूड पे इंडिया में कोई बैन नहीं है, विदेशों में पैदा हो रहा है, वहां से आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं। तो इसलिए ये एनवायरनमेंट के हिसाब से गलत रहेगा। अभी गवर्नमेंट ने एफिडेविट खुद दिया है कि 3 साल तक हम आईसीएआर के अंडर में सुपरविजन में हम इसकी पैदावार शुरू करेंगे और आईसीएआर और जीईएसी खुद इसको मॉनिटर करेगी। अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट होंगे तो हम इसको रिलीज नहीं करेंगे। अभी तो इन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए परमिशन दिया है जीईएसी ने, न कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। राइट। इसलिए हमको इस स्टेज पे अपोज नहीं करना चाहिए। इसके ट्रायल
प्रोडक्शन देखना चाहिए, गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के उसमें भी सुपरविजन में भी ये मॉनिटरिंग हो सकती है। लेकिन इसको रोका जाना मेरे ख्याल से अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 60% तेल ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक पंजेंसी का सवाल है, पिछले 2 साल से हमको एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है मस्टर्ड सीड का, और एक्सेस ऑयल को हमको रिफाइंड ही करना पड़ता है, क्योंकि कच्ची घानी की डिमांड इतनी देश में नहीं है। करेक्ट। तो जब रिफाइंड ही करना है तो फिर हम पंजेंट सीड को पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। उसके लिए अगर कनोला या रेपसीड भी पैदा होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो रिफाइंड ही तो कर रहे हैं सारा। तो अगर दोनों तरीके के तेल आ भी जाते हैं तो क्या इनमें कोई फर्क पता चलेगा बाबूलाल जी, या आपको लगता है कोई प्राइस डिफरेंशिएशन होगा इस मामले में? क्या सकता है आपको? हेलो। हाँ जी बाबूलाल जी, मैं पूछ रही थी अगर दोनों ही तेल यहाँ पर उत्पादन होते भी हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मार्केट को लेकर, प्राइसिंग को लेकर? सर मैं एक बात और बोल रहा था। हाँ जी। इसका अनुसार, कानून का अनुसार जो बनाया है कि इसके ऊपर एक फसाई का अनुसार ये लिखना होगा ये जीएम सीड है और जीएम सीड का बना हुआ तेल है, और ये हिंदुस्तानी सीड है, हिंदुस्तानी सीड से बना हुआ तेल है। इन दोनों में डिफरेंट कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो जीएम सीड अभी तक जो हमने देखा है, या विदेश से जो तेल रैपसीड या कनोला ऑयल आ गया है, इसको रिफाइन के रूप में ही खाया जा सकता है। हिंदुस्तान में वो तेल जो रैपसीड या कनोला ऑयल है, वो यहाँ कच्ची घानी या एक्सपेलर ऑयल ही खाया जाता है, वो तेल नहीं खाया जा सकेगा, अभी तक नहीं खाया गया है। उन दोनों में डिफरेंस कैसे रह पाएगा? वो 20 रुपए किलो नीचे बिकता है, तो हिंदुस्तान में तो सब मिलावटी और सब तरह के लोग हैं, इस जीएम सीड को हिंदुस्तानी सीड में मिला के बेच देंगे। क्योंकि ये कैसे तय करेंगे कि उसका केवल सारा रिफाइन बनेगा या वो खाने योग्य तेल बनेगा हिंदुस्तानी सीड जैसा? ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये कैसे दूर हो पाएगी? सरकार कैसे दूर करेगी? क्या डिफरेंस कर पाएगी? रैपसीड और जो जीएम सीड है उसका रिफाइन ही बनेगा या खाने में भी काम आएगा? हिंदुस्तानी सीड जैसा तेल बनेगा या विदेशों से जो कनोला ऑयल और रैपसीड ऑयल आता है वैसा तेल बनेगा? ये अभी एक बहुत संशय है, विषय है, उसका विषय आम लोग आतंकित है कि ये आ जाने से हिंदुस्तानी सीड खत्म हो जाएगा, ह्यूमन के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। बाकी ये जो टेस्ट करके वैज्ञानिक लोग जो पहले बताया उसका अनुसार तो ये फिट नहीं था, लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं दोबारा टेस्ट किया है, तो अगर ये रिसर्च करके कोई अच्छा सीड, पहले हिंदुस्तानी जो सीड हो रहा है उसका जैसा बीज बनाए, उसका जैसा सीड बनाए और वैसा ही तेल बन जाए, पंजेंट ऑयल भी बन जाए तो अच्छा रहेगा। वरना खाली रिफाइन बने तो परेशानी की बात रहेगी। वो नहीं बनना चाहिए, नहीं आना चाहिए जीएम सीड। ऑलराइट, काफ़ी सारे बड़े पॉजिटिव्स हैं ऑफ कोर्स अगर जीएम सीड यहाँ पर अलाउ किया जाता है। और जैसे विजय जी ने कहा भी कि अभी तो आईसीआर के अंडर 3 साल की ऑब्जर्वेशन में ये है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए नहीं है। काफ़ी सारे मॉडल फील्ड्स यहाँ पर बन चुके हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं, बहुत सारी क्लैरिटी है जो बाजार को अभी भी चाहिए, और माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में ये क्लियर भी होती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव ज़्यादा है और कुछ सवाल हैं, ये अगर क्लैरिटीज बाजार में आ जाए तो ऑफकोर्स बाजार के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया विजय जी, बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो जीएम मस्टर्ड के ऊपर अच्छे से खुलासा करके हमारे दर्शकों के लिए बात भी करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और गुजरात चुनाव से पहले देश में गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह का पहला इंटरव्यू होने वाला है न्यूज 18 इंडिया के गुजरात अधिवेशन में। न्यूज 18 इंडिया के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती और एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या अब यहाँ पर जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स इस बाजार में आज कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा। आज के टॉपिक्स में 2 कमोडिटी यहाँ पे सजेस्ट की जा रही है स्ट्रेटेजी के तौर पर। एक तो क्रूड ऑयल नवंबर वाला सेल करके चलना चाहिए 7160, एंट्री पॉइंट 7235, स्टॉप टारगेट 7020, और दूसरी कमोडिटी जो है नेचुरल गैस 506 पे सेल करना चाहिए, 515 का स्टॉप लगाना चाहिए टारगेट 480 के लिए। नेचुरल गैस में प्योरली स्ट्रेटेजी जो स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली 7% की तेजी यहाँ पर और खरीदारी की राय फिलहाल भी, और जैसे प्रथमेश ने बहुत स्ट्रांगली कहा है कि एब्सोल्युटली स्टॉप लॉस के बिना यहाँ पर काम ना करें। एग्री की बात करेंगे वंदना, आपकी टॉप पिक्स यहाँ कहाँ हैं?
जी मनीषा, गौर और स्पाइसेस में यहाँ पे बाइंग रिटर्न आई है, तो मेरे ख्याल से स्पाइसेस में बाइंग करना चाहिए। टर्मरिक में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 77.15 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 7900 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 7650 का लगा सकते हैं यहाँ पे। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वार है। ग्वार में ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छी मूव आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इस बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और 5325 के करीब बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 5600 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं 5200 का। ओह वेल, 6% की तेजी गुआर सीड और गुआर गम दोनों में ही फिलहाल देखने को मिल रही है। क्लियरली ये बाजार भी अच्छी खासी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन अपने दर्शकों को भी यहाँ पर जोड़ेंगे और हमारे साथ MP देवास से जितेंद्र शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी। ये सिल्वर माइक्रो सेल कर रखी मैंने। हाँ जी। 62,950 पे 3 लाख। ओके। चांदी में बिकवाली करी है 62,950 के आसपास के स्तरों पर। क्लियरली कुछ मुनाफा वसूली भी हमने यहाँ पर पिछले 1-2 सेशन में आते हुए देखी है। प्रथमेश, क्या राय है इनकी पोजीशन पे, क्या करेंगे? आई थिंक ये पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 63,000 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है और इनका भाव वहीं पे है, सेल भाव। मेरे ख्याल से 60,500 तक इनको नीचे मिल सकता है, वहां पे एग्जिट कर ले। और कहां तक चांदी नीचे में जा सकती है प्रथमेश? आई थिंक 60,000 अगेन एक बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है और 64,000 अपसाइड में। सो ये पर्टिकुलर रेंज में चांदी रहेगी। हालांकि 4% लास्ट वीक के तेजी के बाद अभी फिलहाल थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस स्टिफनेस दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से करेक्शन यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। ऑलराइट जितेंद्र जी, आप मनी इन द मनी है, मुनाफा तो आपने लिया ही है, थोड़ा और भी मिल सकता है। और जैसे प्रथमेश कह रहे हैं कि 60,000 तक के स्तर भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ज़रूर लगाएं। आगे बढ़ेंगे और जूनागढ़ गुजरात से हमारे साथ चिराग पटेल फोन लाइन पर है। नमस्कार चिराग, आपका सवाल क्या है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कॉटन का रेट है जी, वो अगले 30 दिन में क्या रहने वाला है? अभी तकरीबन हमारे गुजरात मंडी में 1700 से लेकर 1800 चल रहा है, तो अभी आगे क्या रह सकता है? ऑलराइट, ऑफ कोर्स कॉटन के भाव में बहुत उठापटक देखने को मिली है, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पर गिरावट भी है। वंदना, आवक जितनी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं है, लेकिन जैसे चिराग जी जानना चाहते हैं कि अगले 20 से 1 दिन के बीच में यहाँ पर क्या भाव रह सकते हैं? मनीषा, मुझे थोड़ा सा अपसाइड भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे बहुत कम है और जो आवक है वो यहाँ पे कम हुआ है। लोकल बायर्स यहाँ पे खरीदना उन्होंने शुरू किया है, तो मेरे ख्याल से 3 जो यहाँ पे ट्रिगर्स है थोड़े से पॉजिटिव हैं। फिलहाल आज के दिन में, कल के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है कि एक बार 32,000 वाला लेवल आता हुआ देखे, 32,200 का, लेकिन उन्होंने 15 डेज का कहा है, तो मुझे लग रहा है कि वापसी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो 3 से 4% तक का जो इजाफा है वो आता हुआ देख सकता है। तो हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है चिराग जी, हल्की सी तेजी का आप इंतजार कर सकते हैं आने वाले 15-20 दिनों में यहाँ पे फिलहाल। लेकिन आगे बढ़ेंगे और संदीप सिंगला जी का एक मैसेज पढ़ लेते हैं। पटियाला पंजाब से हैं संदीप जी। इन्होंने लिखा है कि नेचुरल गैस इनके पास पड़ा हुआ है, एक लॉट जो इन्होंने 690 के लेवल्स पे खरीदा था। प्रथमेश, क्या राय है? आई थिंक इनको 690 और अभी अराउंड 510 काफी आउट ऑफ द मनी है। आई थिंक नेचुरल गैस में हर बार स्ट्रैटेजी बताते समय यहाँ पे हम बताते हैं क्लियरली स्टॉप लॉस लेकर काम करें। 700 काफी दूर है, ऑलमोस्ट 200 रुपीज आउट ऑफ द मनी एग्जिट कर लेना बेटर है। फ्रेश पोजीशन अपनाएं और फ्रेश स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, पॉसिबली आपको प्रॉफिट बनने का मौका मिल सकता है। ऑलराइट, क्लियरली बहुत लंबा होल्ड भी किया होगा, क्योंकि नेचुरल गैस के भाव हमने बहुत नीचे गिर के अब बढ़ते हुए देखे हैं। आज तो 6.5% की तेजी भी है, इसलिए उनका ध्यान गया भी होगा कि तेजी आई है और कितनी बढ़त और देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी अप मूव में आप एग्जिट कर जाएं, लॉसेस बुक कर दें, कट कर दें रादर, तो आगे बेहतर स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन आपको फिर से दोहरा दें कि गुजरात चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह का पहला इंटरव्यू होने वाला है न्यूज़ 18 इंडिया के गुजरात अधिवेशन में। न्यूज़ 18 इंडिया के एडिटर